तो मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 से संबंधित हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं। इस कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 अगस्त 2024 के सेकेंड शिफ्ट में हुए जीएस पेपर के बारे में। हम लोग सेकेंड शिफ्ट में जीएस पेपर को डिटेल में देखेंगे और उससे रिलेटेड कितने अन्य क्वेश्चन आपको इस साल आप पूछा जा सकता है उस पर भी चर्चा कर देंगे। चलो बच्चे, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? हमेशा की तरह फिर मैं एक बार दोहरा दूं कि पेन पेपर लेके बैठा करो। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, आप लोग को उसका जवाब पेपर पे लिखना चाहिए और अगले स्लाइड में मैं इसका जवाब दे दूंगा, जिससे कि क्लास समाप्त होते होते आपको आइडिया लग जाएगा कि जो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस पेपर में, उसमें से कितने क्वेश्चन का जवाब देने के कंडीशन में आप हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है चार, एक अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 25। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब होगा अनुच्छेद 14। कुछ इससे संबंधित कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पर ध्यान देते हैं। मानवाधिकार की जो सार्वभौम घोषणा है, इसमें कुल 30, जी हाँ, 30 अनुच्छेद है जो नागरिकों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की विस्तृत श्रृंखला को स्पष्ट करता है। कुल 30 अनुच्छेद के बारे में बताया गया है मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में। उन 30 अनुच्छेदों में से जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 14। इसमें क्या बताया गया बच्चों? इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण मांगने और उसका आनंद लेने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 10 में बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 18 में बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 में बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर और सुरक्षा का अधिकार है। तो ये है डिटेल एनालिसिस। आप आराम से इसे एक दो बार जरूर पढ़ना, जिससे कि आपको का ज्ञान और पक्का हो सके। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का स्थापना 2006 में हुआ। इसे भी ध्यान से पढ़ लो। ये क्वेश्चन बार बार आया जाता है। ईयर आपको ध्यान होना चाहिए कि किस साल इसका स्थापना हुआ और मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। आपका अगला प्रश्न है, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनपीए? ऑप्शन है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। गैर सार्वजनिक परिसंपत्तियां, जिसे नॉन पब्लिक एसेट्स कहते हैं। गैर पैकेज कार्रवाई, नॉन पैकेज एक्शन, या गैर निष्पादित कार्य, नॉन परफॉर्मिंग एक्शन। और इसमें आपका जवाब है एनपीए, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डेफिनेशन क्या है? आखिर किस एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाए? मान लो मैंने कुछ पैसा किसी को दिया है और वो 2 दिन तक या 1 महीना तक मुझे पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, ना ही उसका इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या वो एनपीए कहलाएगा? वो एनपीए नहीं कहलाएगा। एनपीए कहलाने के लिए जो मेन तर्क है, जो मेन लॉजिक है, वो जान लो। एनपीए वो संपत्ति कहलाता है जिसमें कि ऋण, ध्यान दो बच्चों, ऋण या अग्रिम को संदर्भित करता है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिन की अवधि के लिए ओवरड्यू है। मतलब 90 दिन से ज्यादा के लिए अगर ओवरड्यू हो जाता है तब उसे कहा जाता है एनपीए। 90 दिन तक एनपीए नहीं कहलाता है। 90 दिन तक बच्चे कहलाता है स्टैंडर्ड एसेट्स। 90 दिन से ज्यादा अगर हो जाता है तब कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर 12 महीने तक होता है तो उसे कहा जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और डॉटफुल एसेट्स कहा जाता है जो 12 महीने से ज्यादा होता है। और जो संपत्ति अन अनकलेक्टेबल होता है उसे लॉस्ट एसेट्स के रूप में जाना जाता है। मतलब जो संपत्ति हमारा चला गया है वो संपत्ति कहलाता है जो कि अनकलेक्टेबल होता है। बच्चों, आप में से जितने बच्चे चाहते हैं कि पीडीएफ मिल जाए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड यहाँ लगा हुआ है, आप उसे स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो और पीडीएफ नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो।
जिससे कि आपको एग्जाम संबंधी जानकारी वहां पे मिलती रहेगी। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोर नृत्य मनाया जाता है? ऑप्शन है अमेठी, अयोध्या, ललितपुर या बिजनौर। और आपका जवाब है ललितपुर। जी हाँ, ललितपुर आपका जवाब है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, ललितपुर जिला आप देखोगे तो यहाँ पे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है। ललितपुर जिले की जनजाति सोर नृत्य, जिसे शेर भी कहा जाता है, करती है। अब कुछ प्रमुख लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। चरकुला है, रासलीला है, कथक है, रामलीला, नौटंकी और कजरी नृत्य है। ये सभी उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। इसका अगला प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, दूसरा है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, तीसरा परमाणु शस्त्रागार को कम करना, चौथा है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ये चार ऑप्शन है और आपका जवाब इसमें होगा ऑप्शन 4, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान रहे हैं। शांति का उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है, ये इसका उद्देश्य है। 1996 में हस्ताक्षर के लिए खुला गया, जिसमें 187 देशों ने हस्ताक्षर किया। अभी कुल 44 विशिष्ट देशों द्वारा पुष्टि आवश्यक है। 44 विशिष्ट देश जब पुष्टि कर देंगे और सारे देश का हस्ताक्षर हो जाएगा तो ये लागू हो जाए। लेकिन अभी भी कुछ प्रमुख देश है जिन्होंने इन पर पुष्टि नहीं की है। कौन कौन से प्रमुख देश है आप मैप पे भी देख सकते हो। इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, उत्तरी कोरिया है, यहाँ पे यूएसए है। इन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? खेल, नृत्य, थिएटर या नाटक? मुझे लगता है इसमें से ज्यादातर बच्चों को जवाब पता होगा और इसमें आप जवाब है खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट बच्चे हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी स्थापना 1961 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। 1961 है। राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को यह मान्यता देता है और पिछले 4 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन को देखना, मतलब जिस साल आपको अवार्ड दिया जा रहा है उससे पिछले 4 साल की उपलब्धियों के बारे में वो देखता है कि पिछले 4 साल में आपकी क्या उपलब्धि रही, तब आपको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपया नगद, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और सम्मान पत्र दिया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, एल के आडवाणी या अबुल कलाम आजाद? ये आपका जवाब होगा अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। अबुल कलाम आजाद जी के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं कि ये स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री से 47 से लेकर 1958 तक इन्होंने शिक्षा मंत्री का पद संभाला और 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? ऑप्शन है 98.96%, 95.65%, 93.27% या 97.45%। और आपका जवाब है 98.96%। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण का घोषणा किया गया। इसके अंतर्गत 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट अमान्य घोषित किए गए और विमुद्रीकरण के बाद लगभग 99%, अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो 98.96% नोट बैंकिंग प्रणाली से वापस आ गए। मतलब जो बैंकिंग प्रणाली में था, जो रोजमर्रा के जीवन में जिसका यूज हो रहा था, वो बैंक में जमा कर दिया गया। 98.96% नोट, जो 500 और 1000 के नोट। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने डैश घोषणा को अपनाया था। एम्स्टर्डम घोषणा, हेलसिंकी घोषणा, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन या वियना घोषणा? और इसमें आपका जवाब है मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन। कुछ फैक्ट पे ध्यान देते हैं कि वियना घोषणा और कार्यक्रम 25 जून 1993 को अपनाया गया। स्थान जैसे नाम से पता है, वियना ऑस्ट्रिया है। इसका सिद्धांत सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी, अविभाज्यता और अन्योन्याश्रयता, ये 3 मुख्य सिद्धांत है वियना घोषणा के।
1948 में यूडीएचआर आया था। 1948 में यूडीएचआर आया था। यूडीएचआर फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। दिसंबर 1948 में आया था। 1993 में वियना डिक्लेरेशन आया और 2006 में यूएनएचआरसी फॉर्म हुआ। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ये 2006 में फॉर्म हुआ। तो ये तीनों चरण को बता देता हूँ आपको। तो सिर्फ वियना घोषणा के बारे में पूछा गया है, लेकिन कैसे 1948 से 1993, फिर 1993 से 2006 में अंततः यूएनएचआरसी फॉर्म हुआ। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया। ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 79वां संशोधन। और आपका जवाब है 79 संशोधन। 79 संशोधन। कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि अनुच्छेद 32 में बच्चों क्या कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण होगा। यह अनुच्छेद 32 में कहा गया है। 69वां संशोधन क्या करता है जो 1999 में आया, आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए 26 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 334 में मूल रूप से आरक्षण 1960 में समाप्त होना था, लेकिन इसे लगातार संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। बच्चों जब संविधान लिखा गया था तब यह बात अनुच्छेद 324 में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आरक्षण को 1960 तक के लिए आरक्षित किया जाएगा। आपको पता है कि आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को दिया जाता है। ओबीसी को तो बाद में दिया जाने लगा। पहले एससी एसटी को दिया गया था। कारण इसका था कि उन लोग को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना था, क्योंकि आर्थिक सामाजिक रूप से काफी पिछड़े थे। इसलिए 1947 में से पहले जब संविधान बनाया गया तब ये सोचा गया कि 1960 तक शायद वो मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन 1960 में भी असेस किया गया कि नहीं, अभी उनको और समय देने की जरूरत है। इसलिए अनुच्छेद 334 में कहा गया है कि 1960 में ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर 10 साल के लिए इसको बढ़ाया जाता है। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी 104वां संशोधन द्वारा 2030 तक के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। ध्यान दो, अगर अब पूछा जाएगा तो 104वां संशोधन के द्वारा 2030 तक के लिए आरक्षण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। और आपका जवाब है मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील मणिपुर की एक मीठे पानी की झील है। इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लो। अपने फुमदी कहते हैं तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, जो एक अनूठी प्राकृतिक दृश्य है जो वनस्पतियों और जीवों को एक समृद्ध श्रृंखला का समर्थन करती है। एडिशनल फैक्ट है, ये आपको जानना चाहिए। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे। खासकर ये जो क्वेश्चन है, फुमदी पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको हमेशा आप बच्चों देखोगे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देख लो, पिछले 15 साल में कम से कम 4 या 5 बार पूछा गया है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। तो लोकटक झील में ये राष्ट्रीय उद्यान है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आप आराम से स्क्रीन पे लोकटक झील के साइट को देख सकते हो, मणिपुर को देख सकते हो। मणिपुर में ये लोकटक झील है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? ऑप्शन है समता, न्याय, बंधुता या संप्रभुता। और आपके जवाब है बंधुता। डिटेल में एक बार देख लेते हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि बंधुत्व को दो मानकों को सुनिश्चित करना है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश राष्ट्रीय एकीकरण के मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय दोनों आयामों को समाहित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। ऑप्शन है एंटीवायरस, कुकीज, मालवेयर या फायरवॉल। और आपका जवाब होगा फायरवॉल। इसके बारे में एक दो फैक्ट समझ लेते हैं। फायरवॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सभी सूचनाओं को फिल्टर और परीक्षण करता है। वे सुरक्षा की पहली पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे किसी भी संभावित हानि से पहले उपयोगकर्ता के नेटवर्क और सूचना तक पहुंचने से दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम को रोक सकते हैं।
दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन आपका है सामाजिक माध्यम विपणन, जिसे बाजारीकरण भी कहा जाता है, सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन बातचीत या आभासी बातचीत। तो आपका जवाब है सामाजिक माध्यम विपणन या बाजारीकरण। इसके बारे में समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड बनाने, बिक्री बढ़ाने और वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया में आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा तैयार की गई सामग्री होती है, जो लाइक, शेयर, टिप्पणी और चर्चा के माध्यम से जुड़ाव पैदा करती है। दुनिया भर में सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वीचैट है। भूटान की राजधानी क्या है? ऑप्शन है ब्रासिलिया, पोर्टोनावो, थिम्पू या सराजेवो। कल जो आपने क्लास देखा था उसमें भी ये क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसको समझ लेते हैं कि भूटान की राजधानी है थिम्पू। बाकी कंट्री और उसकी राजधानी को देख लेते हैं। एक है आपको ब्रासीलिया। ब्रासीलिया किसकी राजधानी है? तो ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है। पोर्टो नोवो ये बेनिन की राजधानी है। थिम्पू तो जैसे मैंने बताया कि भूटान की राजधानी है। लास साराजाओ बोस्निया और हर्जेगोनिया की राजधानी है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? रविंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु, अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु। आपका जवाब है ऑप्शन डी, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु के बारे में जान लो बच्चों। ये डोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आसाम के तिनसुकिया में लोहित नदी पर बना है। तीन चार फैक्ट है। एक है कि डोला सदिया ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दूसरा, आसाम के तिनसुकिया में लोहित नदी पर बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत में एक बीम पुल है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल का नाम असम के कलाकार और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी सेतु भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है। यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। पहला पुल हो गया भूपेन हजारिका सेतु, जिसे डोला सदिया पुल कहा जाता है। यह असम के तिनसुकिया जिले में लोहित नदी पर बना हुआ है। सेकेंड पुल महात्मा गांधी सेतु आता है, जो गंगा पे बना हुआ है। और किस जगह? ये उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया? ऑप्शन है अप्रैल 1853, अगस्त 1998, जुलाई 1991, नवंबर 1995। आपका जवाब है अगस्त 1998। एक दो फैक्ट समझ लेते हैं। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। इसे नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया। कब शुरू किया गया ये फैक्ट जान लो। विकसित कौन किया? नाबार्ड ने किया, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। बहुत बार इसका ऑप्शन में आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारा ऑप्शन आ सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है भारत और वियतनाम के बीच साझे साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? ऑप्शन है सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, आर्थिक बंद लगाकर, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, संयुक्त परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से। और आपका जवाब है आंसर सी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। इसको एक बार समझ लेते हैं क्या इसमें मेन मेन तत्व है। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाकर उनकी क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को बदल देती है। भारत वियतनाम के सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और विशेष रूप से नौसेना और वायुसेना में दक्षता निर्माण प्रयासों में सहायता करता है। भारत ने वियतनाम को गश्ती नौकाएं प्रदान की है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के हस्तांतरण पर विचार किया जा रहा है। भारतीय और वियतनामी सेनाओं ने वियतनाम के हनोई में विनबैक 23 नामक 11 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। 2024 में पेपर था। उससे पहले का तथ्य है कि 2023 में विनबैक नामक 11 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन कौन है? ऑप्शन है आपका राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल या सोनिया गांधी। इसका जवाब है राहुल गांधी।
राहुल गांधी वर्तमान में जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के 12वें नेता के रूप में कार्यरत है। आज के डेट में आज आज 29 जनवरी है, 29 जनवरी 2026। आज भी राहुल गांधी विपक्ष के लोकसभा में विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन संसदीय कानून संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 में इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता ये जान लो राम सुभग सिंह 17 दिसंबर 1969 से 27 दिसंबर 1970 तक बने थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीट लगभग 55 न्यूनतम सीट अनिवार्य है। आज के समय में लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्दी, इब्न बतूता या एलन जे? तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। इनके बारे में आप फैक्ट समझ लो। तुगलकनामा 1932 में अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। उन्हें तूती ए हिंद या भारत का तोता के रूप में जाना जाता था। ये एक सूफी संत और निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि दिल्ली सल्तनत के 7 अलग-अलग शासकों के दरबार में रहे हैं। ये 7 शासकों के दरबार में रहे अमीर खुसरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बच्चों आपके एग्जाम में हमेशा पुस्तक और उसके लेखक का नाम पूछा जाता है। वो पुस्तक या तो एंशिएंट समय का हो सकता है, या मेडिवल का हो सकता है, या मॉडर्न समय का हो सकता है। देख रहे होंगे कि जो पिछले 6-7 क्लास मैंने आपको लिया है, हर शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ 1 या 2 क्वेश्चन आपको पुस्तक और उसके लेखक से जरूर पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद जब डिटेल में हम लोग क्लासेज लेंगे, उसमें मैं पुस्तक और उसके लेखक का एक लंबा सा लिस्ट दे दूंगा, जो कि 30-40 पुस्तक और उसके लेखक होंगे, इंपॉर्टेंट पुस्तक और लेखक। और मुझे उम्मीद है कि वो 30-40 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, विकासशील देशों के लिए परमाणु कार्यक्रम विकसित करती है, IRENA परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन चारों में आपका जवाब है ए, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। इससे संबंधित बातें हम लोग एक दो चीज फैक्ट समझ लें कि अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी आधारिक स्थापना जनवरी 2009 में बॉन जर्मनी में हुई थी। इसका मुख्यालय अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है। बच्चों दोबारा आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे को नोट्स चाहिए, जिस बच्चे को आज का क्लास का पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? ऑप्शन आपके हैं इंटरपोल, नाटो, विश्व बैंक या यूएनसीसीटी। और आपका जवाब होगा यूएनसीसीटी। आइए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनओसीटी आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को रोकने और उसका सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी दृष्टिकोणों का नेतृत्व और समन्वय करता है। यूएनओसीटी को 15 जून 2017 को एक प्रस्ताव में मंजूरी दी गई थी। यूएनओसीटी के अंतर्गत संयुक्त आतंकवाद विरोधी केंद्र यूएनसीसीटी कार्य करता है। यूएनसीसीटी जो है बच्चों, ये यूएनसीसीटी यूएनओसीटी के अंदर कार्य करता है। तो जवाब अगर ऑप्शन में कुछ भी रहेगा, अगर यूएनसीसीटी है तो वो जवाब सही होगा, अगर यूएनओसीटी है तो उसका जवाब यूएनओसीटी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे यूएनसीसीटी है, यूएनसीसीटी है, इसलिए आपका जवाब यूएनसीसीटी होगा। अगर ऑप्शन में यूएनओसीटी होगा तो आपका जवाब यूएनओसीटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो यूएनसीटीटी है, ये वाला, ये इसके अंतर्गत कार्य करता है। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तु पर जीएसटी दर क्या है? 5, 18, 12 या 28? बच्चों जब क्वेश्चन आया था उस समय इसका जवाब था 5%। जिस समय क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको इसमें कुछ चेंज कराने वाला हूँ। जिस समय क्वेश्चन
2024 में जब एग्जाम हुआ था उस समय इसका जवाब था 5%। लेकिन अब वो चेंज हो गया। पहले में इसके फैक्ट को देख लेते हैं। 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए जीएसटी ने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया, जिसने कराधान प्रणाली सफल हो गई। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ क्या फैक्ट चेंज हुआ है। फैक्ट ये चेंज हुआ है इसके बाद से कि 22 दिसंबर, स्पेसिफिक मैं डेट भी लिख देता हूँ कि सितंबर 22 सितंबर 2025 से जीएसटी में चेंजेज आ गया है। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी में चेंज आ गया। और क्या चेंज आया है, अब दूध पे, मिल्क प्रोडक्ट पे जीएसटी 0% हो गया है। मिल्क पे जीएसटी 0% हो गया है। जबकि जो घी घी या बटर घी या बटर पे जीएसटी का रेट अब 12 से घट के 5% हो गया है। अब अगर आज आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जवाब क्या होगा, 0%। दूध पे जीएसटी 0% हो गया है। और दूध से बने जैसे प्रोडक्ट घी और बटर पे जीएसटी 5% हो गया। लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय दूध पे 5% और उसके प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी लगता था। आज के समय में जहाँ 5% दूध पे लगता था वो 0 हो गया, जहाँ 12% घी और बटर पे लगता था वो घट के 5% हो गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन का क्या नाम है जो 2024-25 तक होने की संभावना है। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि 2024-25 तक जो होने की संभावना है उसका नाम क्या है। उसका नाम होगा आर्टेमिस। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट चेंज हो गया, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। फैक्ट ये चेंज हुआ है बच्चों इसमें कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2024-25 तक होने की संभावना है, वो डेट बढ़ गया है। अब 2026 तक, वर्ष 2026 के अंत तक इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें एक उद्देश्य बता देता हूँ कि इसका मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर प्रथम महिला और रंगीन और व्यक्तियों को उतारना, चंद्र आधार बनाना और मंगल ग्रह की भविष्य की यात्रा के लिए आधार तैयार करना है। 16 नवंबर 2022 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम पर ओरियन नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ इसकी शुरुआत हो गई। और इसका लक्ष्य जैसे मैंने बताया कि 2025 के जगह पे अब ये चेंज हो गया। ये उस समय के लिए 2025 था, अब ये चेंज होके अब बच्चों क्या हो गया, 2026 के अंत तक ये मिशन पूरा करने का नासा का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर आईटीईआर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यावहारिकता प्रदर्शित करना है। ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, उन्नत और पैनल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पादन। और आपका जवाब होगा बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लें। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सोमेंटर रिएक्टर आईटीईआर 1985 में लॉन्च किया गया, जिसमें 35 देशों का सहयोग था। इसका उद्देश्य है ऊर्जा के बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन फ्यूजन की व्यावहारिकता सिद्ध करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा टोकोमाम बनाना। ये टोकोमाम में सबसे बड़ा टोकोमाम बनाना। सदस्य देश चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, विश्व कैंसर दिवस, इंजीनियर दिवस। और आपका जवाब है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका एक फैक्ट हो गया। 14 सितंबर 1949 में संविधान द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बच्चों मनाया जाता है 25 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और इंजीनियर दिवस मनाया जाता है बच्चों 15 सितंबर को, क्योंकि विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस उसी दिन है, 15 सितंबर। तो 15 सितंबर इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। सड़क मार्ग, जल मार्ग, हवाई अड्डा या वानिकी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। और इसका जवाब होगा यह भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिकल्पित राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। इसके बारे में कुछ बात हम लोग देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
बच्चों 2017 में इस योजना को शुरू करने की बात की गई और इसमें का लक्ष्य रखा गया 34,800 किलोमीटर का रोड निर्माण करना। 34,800 किलोमीटर का रोड निर्माण करना इसका लक्ष्य रखा गया, जिसमें से कि 26,425 किलोमीटर के लिए पैसे भी आवंटित कर दिए गए। ध्यान दो, 34,800 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया 2017 में, जिसमें से कि 26,425 किलोमीटर के लिए पैसे भी आवंटित कर दिए गए। लेकिन अभी का बात किया जाए, सितंबर तक का डेटा मेरे पास है, जो गवर्नमेंट के साइट पे है, कि सितंबर 2025 कुल मिला के 21,500 किलोमीटर रोड तैयार हो चुका है। ये आपका लेखा जोखा है भारतमाला परियोजना से संबंधित। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार भारत के प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? भारत के प्रकाश के त्योहार के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है होली, दिवाली, क्रिसमस या ईद। में से सारे बच्चों को पता होगा, इसका जवाब है दिवाली। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इसका समय यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन तक 5 दिनों तक चलता है। ये 5 दिनों तक ये चलता है और मेनली जिस दिन स्पेसिफिक दिवाली होता है वो कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली मनाने का क्या कारण है? पता होगा कि भगवान रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उनके खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका दिया जला के स्वागत किया था। उसी चीज के उपलक्ष्य में हर साल हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? न्याय कर, सेवा कर, धन कर या संपत्ति कर? आप लोग में से लगभग सारे बच्चे को पता होगा, इसका जवाब होगा सेवा कर। इससे संबंधित हम लोगों ने काफी बातें की है, जीएसटी से रिलेटेड लगभग बहुत सारा क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। इससे संबंधित कुछ बात ध्यान लो। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवा के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर लगाए जाने वाला एकल मूल्य वर्धित कर है। यह एक प्रत्यक्ष कर है जिसमें भारत के कई प्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा आदि का स्थान लिया गया है। जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। बच्चों, इसमें मैक्सिमम फैक्ट मैं बता रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में अगर कुछ भी पूछा जाए कि भारत का जीएसटी कहाँ से अपनाया गया है, किस देश के जीएसटी के मॉडल पे से मिलता जुलता है, तो आपका जवाब होगा कनाडा। जीएसटी कानून कब बना? आपका जवाब होगा 1 जुलाई 2007। जीएसटी से रिलेटेड आज के स्लाइड में भी इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियसली मैं जितनी क्लास लिया हूँ, हर क्लास में आप देखोगे जीएस में जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन को पूछा गया है। आप उसे जरूर ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? बुनियादी शिक्षा पे जोर सबसे पहले किसने दिया निम्नलिखित क्वेश्चन में से? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। इसका जवाब है महात्मा गांधी। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वर्धा योजना, वर्धा योजना क्या था? महात्मा गांधी ने 1937 में अपने समाचार पत्र हरिजन, हरिजन एक न्यूज़पेपर, हरिजन नाम का न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित किया जाता था, में शिक्षा के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण में बुनियादी शिक्षा, नई तालीम की अपनी योजना प्रस्तावित की थी। उनका मुख्य उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा देना और बच्चों को कुशल और स्वतंत्र बनाने के लिए गतिविधि केंद्रित शिक्षा की मांग थी। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों के प्रमुख उत्पादक था? मसालों में प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा 2020-21 में? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। और आपका जवाब है मध्य प्रदेश। 1920-21 में मध्य प्रदेश मसालों में सबसे अग्रणी राज्य था। सेकेंड पे राजस्थान और थर्ड पे गुजरात था। ये बात कर रहा हूँ जिस साल क्वेश्चन आया था। अभी अभी के समय में भी देखा जाए 2023-24 का जो डेटा गवर्नमेंट के साइट पे अवेलेबल है, 2020-21 में मध्य प्रदेश बताया जा रहा है आपकी स्लाइड पे, लेकिन मैं आज का डेटा बताता हूँ। अभी जो गवर्नमेंट के साइट पे अवेलेबल है 2023-24 का डेटा उपलब्ध है। 2023-24 के आधार पे एमपी 3.63 मिलियन टन मसालों का उत्पादन करता है। अभी भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे बना हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का जीवन पुरस्कार
के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, जो बिडेन या रोरी स्टीवर्ट। आपका जवाब होगा सलमान रुश्दी। इनके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को वैकविले हेवले सेंटर द्वारा पहली बार लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, ये इनकी फेमस कृतियां है। इनको सलमान रश्दी को जो प्राइज मिला था वो 14 नवंबर 2023 को दिया गया था। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम, जो निम्नलिखित में सबसे कम हरियाणा का है। हरियाणा आपका जवाब होगा। हरियाणा का लिंगानुपात अगर आप देखोगे तो सिर्फ 879 है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो सबसे कम दमन दीव में 618, सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो केरला में 1084 लिंगानुपात है। लिंगानुपात किस तरह से निकाला जाता है? मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। हरियाणा में 879, इसका मतलब है कि हरियाणा में अगर 1000 पुरुष हैं तो महिला 879 होगी। दमन दीव में 1000 पुरुष की तुलना में महिला सिर्फ 618 है। तो केरल में 1000 पुरुष की तुलना में महिला की संख्या ज्यादा है, 1084 है। जनसंख्या डी का घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या है? डी यहाँ पे डेंसिटी को डिनोट करता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। डी इक्वल टू एस अपॉन डब्ल्यू, डी इक्वल टू एस अपॉन एन, डी इक्वल टू एन अपॉन एस या डी इक्वल टू एस अपॉन एस। आपका जवाब होगा डेंसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय एरिया, ये डेंसिटी होता है। मान लो कि कहीं पे अगर एग्जांपल में दूं कि 1000 आदमी रहते, 1000 आदमी है बच्चों, उदाहरण के लिए, और एरिया है 10 किलोमीटर, इसका डेंसिटी हो जाएगा 100। दूसरा उदाहरण अगर मान लो कि एरिया है 1000 किलोमीटर है, 1000 पर्सन है, और 1000 पर्सन है, एरिया है 20, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा 50। तो डेंसिटी कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्पेस, उससे डेंसिटी निकलती है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो डेंसिटी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? ऑप्शन है समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग प्रदान करके, मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करके, नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, या जो चौथा है वो है पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके। तो उसका जवाब होगा 4, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि बायोमेट्रिक तकनीक पहचान और सत्यापन को सटीक बनाता है। जैसे आधार है, यह निवासियों को बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर 12 अंकों का विशिष्ट संख्या 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। आपका जवाब है बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने बारडोली में किसानों का नेतृत्व किया है। ऑप्शन 2 या बी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इनकी मांग थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा करों में 22% की अन्यायपूर्ण वृद्धि के कारण इन्होंने बारडोली सत्याग्रह किया था। टाइटिल, सरदार टाइटिल जो इनको बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली? तो सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दिया था। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया है? इसमें आपका जवाब होगा चौथा, चौथा स्थान दिया गया था। सबसे ज्यादा फेसबुक विश्व का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म उस समय भी था, आज के समय में भी फेसबुक सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया? 1950, 1952, 1953 या 1949? और आपका जवाब है ऑप्शन 1, 1950।
7 अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। इससे पहले तिब्बत एक ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र था। 1951 में 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तिब्बत और चीन के बीच कुछ समझौता हुआ था जिसे 17 सूत्रीय समझौता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? ऑप्शन है केचुआ, जेबरा, मेढक या सेल। और आपका जवाब होगा मेढक। जी हाँ, आपका जवाब मेढक या फ्रॉग। इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं कि मेढक पर्यावरण गुणवत्ता के संकेत। इसका कारण है उनकी त्वचा अर्ध पारगम्य होती है। वे पानी से रसायनों को सोख लेते हैं, इसलिए उनकी त्वचा का स्वास्थ्य जल प्रदूषण का संकेत देती है। इसलिए उनकी त्वचा स्वास्थ्य जल प्रदूषण का संकेत देती है। बच्चों, ये हमारा आज का क्लास था। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आप हमारी क्लास से हर दिन जुड़ के रहिए। आप अपने कमेंट भेजिए कि आपको क्लास में क्या-क्या चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि क्लास आपके लिए क्या-क्या लेके आए। आप अपने राय हम तक ज़रूर भेजिए। हमारा चैनल देखते रहिए। जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले बेल आइकन और दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। ना क्लास नोट्स या पीडीएफ जो भी आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास को लगातार देखते रहिए। इतना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हम लोग फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक ना अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।